नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं साई वरितीसीं, थोरी कड़ी चांहि पीतीसीं, थोरो घणो साह खयोसीं। इहो ई करिणो हूंदो आहे असांखे ब्रेक में। ॿियो ख़बरूं बि कंदा आहियूं सुठियूं सुठियूं। अच्छा, पाण वटि हमदा मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि खां पुछंदासीं त उहो हिन तरफ़ छो वयूं आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि त मूंखे लॻनि नथियूं त उहा खे त लेक्चर ॾियनि थियूं, पढ़ाइनि थियूं, तो मुझे पाण स्टूडेंट लगी रही हैं। आप तो खुद मुझे जो है ना लग रही हैं कि आप शागिर्द हैं, आप खुद पढ़ रही हैं, लेकिन माशाल्लाह आप जैसे लोगों को देख के हमें उम्मीदें फिर से बंध जाती हैं जो कि टूटती जा रही हैं। अच्छा हमदा, ये बताइएगा आपने क्यों सिलेक्ट किया इसी मतलब फार्मेसी की फील्ड को? बेसिकली फार्मडी सेलेक्ट करने का मकसद यही था कि जो मेडिकेशंस लोग ले रहे हैं उनका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। एलोपैथिक पे जो है ना, जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैंने फार्मडी सेलेक्ट करने के बाद फार्माकोग्नोसी को सेलेक्ट किया है, इसलिए ताकि हम नेचर को एक्सप्लोर कर सकें, नेचर से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर हो रही हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। असल में तो पहले ये एलोपैथिक तो होता ही नहीं था। स्टार्टिंग से जो यूनानी और ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, जो हमारे चल रहे हैं, चाइनीज़, आयुर्वेदा, ये सब नेचर पे ही चल रहे हैं। तो जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं ये अब क्रिएट हुई हैं और इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। नेचर से ही आप देख लें, जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस से ही एक एंटीबायोटिक सबसे पहले क्रिएट हुई है, पेनिसिलिन जो है ना। और बेसिकली इसके अलावा प्लांट से जो है ना डिफरेंट मेडिसिन और इलाज पहले होता था। अब जिस चीज़ का जो है ना, अब दोबारा से ये ट्रेडिशन जो है वो दोबारा चल रहा है, लेकिन बीच में एलोपैथिक पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड करने लग गए थे। अभी भी यही है, सेल्फ मेडिकेशन बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ कोई भी जो मेडिसिन पता लग जाए किसी को भी कि वो ये चीज़, ये वाली दवाई ले रहा है, तो दूसरा भी वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसको पता नहीं है कि उसके लिए वो चीज़ है भी कि नहीं। अगर किसी को बैक्टीरिया की वजह से इफेक्ट हुआ है, वो किसी को दूसरे को वायरस की वजह से भी हो सकता है। वो अगर वही मेडिसिन लेगा तो उसको उसका बेनिफिट जो है वो नहीं आएगा। तो बेसिकली सेल्फ मेडिकेशन लेने की वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। इस वजह से एक बुक भी जो है वो मैंने लिखी है। पाकिस्तान में अभी तक वो बुक है नहीं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के ऊपर। ये मैं बता भी देती हूँ, दवा गाइड के नाम से है। दवा गाइड के नाम जी, अ फार्मासिस्ट गाइड टू ओवर द काउंटर सॉल्यूशन एंड रेमेडीज, जिसमें ये बताया हुआ है कि एक ले पर्सन भी इस पे जो है वो इसको स्टडी करके समझ सकता है। कलरफुल पिक्टोरियल वर्जन है, यानी जैसे नॉर्मली मेडिकल बुक्स जो होती हैं वो बहुत ड्राई एंड रफ होती हैं, कोई पढ़ना पसंद भी नहीं करता। तो ये कलरफुल सी मैंने जो है ना, वो डिजाइनिंग भी इसकी मेरी खुद ही है और लिखा भी मैंने खुद ही है। तो लोग इसको, एक नॉर्मल ले पर्सन भी इसको पढ़ के समझ लेगा कि करेक्ट किस तरीके से एक मेडिसिन जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। सही। इवन तो वो प्लांट्स के हर्ब्स हों या मेडिसिन हों, ओवर द काउंटर बेसिकली मेडिसिन वो होती हैं जो आप लोग खुद ले सकते हैं। जैसे पेन, फीवर की, नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन वगैरह की मेडिसिन, स्किन केयर की कुछ, लेकिन सारी मेडिसिन आप खुद नहीं ले सकते। सही। प्रिस्क्राइब जो है वो एक फिजिशियन ही कर सकता है उनको, और डायग्नोज करे बगैर कोई मेडिसिन लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो सेफ मेडिकेशन के लिए ये बुक आप लोग जो है ना इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने में, नॉर्मल ले पर्सन भी इसको समझ सकता है। जो लोग सोशल मीडिया पे देख देख के जो खुद से लोग डॉक्टर बने कॉमन हो गया है जी, वो सब आपको बता रहे हैं कि यूं कर लीजिए। आजकल रील्स आ रही हैं, जैसे इनको तो पता ही होगा, ये ब्यूटिशियन है, आजकल जो स्किन केयर के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह जो है, सही, बिल्कुल इसमें ये मिला दीजिए, नहीं लूंगी, लेकिन वो ट्यूब वगैरह यूज कर रहे होते हैं लोग, फार्मूला यूज कर रहे हैं, और फिर अगले दिन जो उनकी स्किन का हाल होता है वो उनको पता नहीं होता है, वो फिर डर जाते हैं ये हो क्या गया, फिर वो इनके पास आ जाती हैं। चले हम भी इनके पास चलते हैं बिल्कुल। इसके अलावा बताएं हम फार्मूला क्रीम जो आजकल बच्चियां इस्तेमाल करके जिनको जल्दी गोरा होने का शौक है, और वो जी बिल्कुल मेरे पास बहुत आती हैं लेडीज जो कहती हैं कि बस हमें 3 दिन के अंदर बिल्कुल वाइट कर दें। सही। मैं तो एडवाइस नहीं देती इस चीज, लेकिन ये केस आप लोगों पे बना हुआ है ब्यूटिशियन से, कि आप ही लोगों ने जो है ना लोगों को इस तरफ लाई है। हाथ पैरों के लिए होती है बेसिकली, जैसे अब ब्लैक होते हैं तो कहती हैं कि वो उसी वक्त हमें ना वाइट कर दें। अच्छा। तो ये सही नहीं होता कि पिंपल होते हैं उनके चेहरे पे, और जैसे भी वेदर चल रहा है एक नहीं, हालांकि बाहर पे भी यही कहते हैं कि बस हमें फार्मूला बना लें, फार्मूला क्रीम। और अक्सर पार्लर्स में, जैसे आप तो खुद इस फील्ड से हैं, वो बना के अपने नाम से उस चीज को सेल करी थे। उन्होंने कोई बहुत अच्छा कोई फार्मूला इजाद कर लिया है, जबकि चीजें यही हैं, टेस्टिंग भी नाम बदल बदल के वो चीजें बेची जा रही हैं। इंजेक्शन उसमें यूज करते हैं काफी। अब आजकल तो ग्लूटामाइन जो जी हाँ ड्रिप भी लग रही है, ये भी मैं एडवाइस नहीं करती भाई। आप एडवाइस नहीं करती? साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं तो फिर आप कहती हैं अपना जो स्किन टोन बंदे का है वही सही है। कभी आपको अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सा फेयर बेस लगा लीजिए। फॉरेनर्स तो स्किन के लिए उनको तो बहुत पसंद है हमारी स्किन, लेकिन हम लोगों को कदर नहीं है। हम लोग को बस वाइट हो जाए, हम लोगों को वाइट होना है, हालांकि स्पॉटलेस होना बेटर है वाइट होने से। हम गोरों से बहुत मुतासिर है ना, मसला ये है। हम गोरों से बहुत मुतासिर हैं। अच्छा, इवेंट्स कौन कौन सी आप ऑर्गेनाइज करती हैं? आपने बताया था आप इवेंट ऑर्गेनाइज भी करती हैं। जी, मैंने भी लास्ट टाइम किया था, नेशनल लियाकत लाइब्रेरी में किया था, वनडे मास्टर क्लास की थी। अच्छा जी,
इसमें लड़कियों को हौसला होता है, इस चीज़ में लेकर आते हैं, अपने काम को जी जी। प्रेजेंट करते हैं। जो लड़कियां नहीं कर सकती काम, उनको हम आगे करते हैं, इस चीज़ में लेकर आते हैं। अच्छा, आपने ये जो करवाया था वर्कशॉप, ये ब्यूटिशियन मतलब ब्यूटिशियन ब्यूटी की- कोर्सेज जी, से जी, रिलेटेड करवाया जी, था? और शोज वगैरह करती हैं आप आजकल? ब्राइडल शोज का बड़ा जी, ट्रेंड है, यही क्लास ब्यूटी जो होती उसमें है। ब्यूटिशियंस भी पार्टिसिपेट जी, करती जी, हैं बेसिकली। जी, जी। तो ये आजकल हर जगह बहुत से बैंक्वेट्स में हो रहा होता है। जी जी, वो ऑर्गेनाइज वो भी आप करते हैं। ऑर्गेनाइज जी, करती जी, हैं? अच्छा, तो कोई अच्छी ब्यूटिशियन आप दे रही हैं हमें आगे आगे आने वाले दिनों में कि जी, जो इंशाल्लाह। उनसे हम मुस्तफ़ीद हो सकें? जी, काफ़ी हैं मेरे शो से आगे बढ़ी हैं बहुत। अब उनका नाम ले सकती हूँ या नहीं ले सकती? नहीं नहीं, नाम ले सकती हैं, नहीं। क्या है? बहुत सारी मेरे शो से आगे बढ़ी हैं। अच्छा, जी, अच्छा काम कर हौसला रही आता हैं। है जी, बहुत अच्छा उनको हौसला भी आता है, बढ़ती है। जो लड़कियां काम नहीं कर सकती हैं, डरती हैं, तो उन्हीं के लिए ये क्लास की आप जाती है। ब्यूटिशियन क्यों बनी? बस शौक था, अच्छा, शौक था। कि सबसे पहले खुद खूबसूरत हो जाऊं? क्योंकि ब्यूटिशियन जो होगी तो सबसे ज़्यादा वो अपने आप को अच्छा बना लेंगी, उसके बाद फिर वो औरों पे भी काम इस फील्ड में करेंगे। मुझे 18 साल हुए तकरीबन। अच्छी। जी, और आर्मी में मैं करती रही हूँ एज अच्छा। अ ऑनर। सरगोदा में मैंने किया है, तरबेला में मैंने किया है, पिंडी में मैं किया अच्छा, है। इन इलाकों में आपने अपने पॉलर्स जी चलाए जी, हैं? अपने पॉलर चलाए, आर्मी के भी मैंने पॉलर चलाए अच्छा, as a आर्मी owner। के जो जी, थे। जी। अच्छा, आपको वैसे मज़ा कहाँ आया सबसे ज़्यादा ये अपने तरबेला, काम में? हाँ, तरबेला में तरबेला में? बहुत। अरे, क्या जगह है! बहुत खूबसूरत जगह है, हरियाली तो यहाँ में देखने को ही नहीं मिलती। सही, हाँ। बच्चे भी मना करते हैं, बोले चले मम्मा वही वापस चलते हैं। अच्छा, हाँ, आप ज़रा थोड़ा ज़ोर से बोलेंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर वो आएगी। जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बहुत है। ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा। जो हमने वो टाइम वहाँ पे 5 साल हमने वहाँ पे रहे हैं, तो आज भी बच्चे मिस करते हैं उस जगह को। अच्छा, क्लाइंट्स कौन से शहर के अच्छे आपको लगे कि जो एक है अब कराची के लोगों की अपनी साइकी है, वहाँ जहाँ सरगोदा या तरबेला का आप बता रही हैं, तो जी, आपको तरबेला कहाँ में अच्छा बहुत, लगता था काम तरबेला करते? में बहुत थे। जैसे हमें ये टास्क दिया जाता था कि इनके हस्बैंड तो ड्यूटी पर होते हैं, तो सही। उनको आपने इस फील्ड में लेकर भी आना है और थोड़ी उनको सिखाना भी है कि अपनी केयर कैसे कर सकते हैं। सही। ये बहुत ज़्यादा मेरा वहाँ पे था। अच्छा, वहाँ पे आज आपको भी सही बहुत लगा? ज़्यादा था। हम कराची वाले आपको नहीं अच्छे लग रहे क्या? यहाँ कराची में तो हर दूसरी गली में ही सैलून भी है। अच्छा, वहाँ पर जैसे आर्मी के कंपटीशन लोग, ज़्यादा है यहाँ पे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है और अभी जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, तो वहाँ पर इस चीज़ का पता ही नहीं है लोगों को। सैलून तो जगह जगह है, लेकिन इतना स्किन का पता है वहाँ पर ना, मेकअप का किसी को पता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सिखाने में। लेकिन हम बच्चे सब जो पता आते कर हैं- लेंगे तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, नहीं, घर फिर में आपकी तो हमें पता- ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए जी, हमें नहीं नहीं। पता करना। घर में इतना तो आना चाहिए ना बच्चियों को। हाँ, थोड़ा बहुत तो सेल्फ ग्रूमिंग आनी चाहिए। हाँ, जी बिल्कुल। तो वो तो आजकल सोशल नहीं, मीडिया ने सबको बहुत बिल्कुल ऐसे होशियार, है। बल्कि सब ब्यूटिशियन बन गई हैं। सब बन गई हैं घर में। देख देख के कुछ बहुत जगह ऐसी अवेयरनेस है आ वहाँ गई है। पर इस चीज़ का भी नहीं पता। हाँ, ये है। तो फिर वहाँ पे आप अपना काम जरा अच्छे तरीके से अपनी कारीगरी दिखा जी, सकती जी, हैं। ऐसे। इधर जो पॉलर्स में आती है वो पहले से बोलती है देखिए इसको यूं नहीं ऐसे कीजिएगा, करना। इसको यूं नहीं कीजिएगा, तो आपको खुल के जैसे एक इंसान एक ब्यूटी एक जो मेकअप आर्टिस्ट काम करना चाहता है वो कर नहीं सकता। मसला ये है, क्योंकि हर शख्स जो है ना उस्ताद है। उस्ताद हैं। जी, सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, हमारे कराची में कभी कोई ग्रीन बेल्ट हुआ करते थे, कहाँ हुआ करते थे आखिर? बिल्कुल। देखिए, कराची शहर में जो लियारी नदी, मली नदी है, इसके साथ जो है वो ग्रीन बेल्ट्स यानी एग्रीकल्चरल बेल्ट्स हुआ करते थे। नदी के दोनों किनारों पे जी, यहाँ जी। पर बागात होते थे, खेत होते थे। लालू खेत का नाम सुना है आप बिल्कुल, लोगों हाँ, ने? वहाँ भी आज कहते हैं खेत हुआ करते, कभी खेत हुआ करते करते थे। थे। तो ये आपके जो लियारी नदी के अतराफ में और मली नदी के साथ साथ मली नदी में अभी भी कुछ जगहों पे एग्रीकल्चर हो रहा है। लेकिन अब ये नदियाँ जो है ना, ये भी इस पे अब दो मसाइल हैं, दो चेंजेस आ गई हैं। एक तो ये कि सारे शहर बन गया, बिल्डिंगें बन गई उन अतराफ में, शहर तेज़ी से मल्टीप्लाई हुआ। दूसरा फ़र्क ये पड़ा है कि इन नदियों में उन्हीं शहरों का, उन्हीं घरों का जो गंदा पानी है बगैर किसी ट्रीटमेंट के उन नदियों में आ रहा है। अब वो जो पहले फ्रेश वाटर की नदियाँ थीं या बरसाती नदियाँ थीं, बारिश में लोग यहाँ पर सैर करने जाते थे, यानी वो आप अंदाज़ा करें कि क्या इन्वायरमेंट था वो। और अब जो है वही नदियाँ जो हैं वो गंदे पानी के नाले बन गए। सही। तो अब अनट्रीटेड सारा वेस्ट वाटर जो है वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के उन नदियों को जाए, तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट जो है वो शहर का जो है उससे तबाह हो गया। अगर कम से कम इस पानी को ही ट्रीट करके उसमें डाल दें तो वो बेहतर, कुछ इन्वायरमेंट बेहतर नज़र आएगा।
और ये कि ये रिवर्स हमारी जो है वो दोबारा रिवाइव हो सकती हैं। तो और पहले सिर्फ एक सीज़न में होती थी, अब पूरा साल रिवाइव रहेंगी, जिन्हें पूरा साल उसमें आपको पानी जो है वो सही साफ़ पानी नज़र आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शहर में जो हमें करनी चाहिए और हम जो है वो उसको अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे कवानीन हैं, जो लॉज हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, सिंध इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास मौजूद है। तमाम सूबों में इसके एक्ट मौजूद हैं, पंजाब, KP, बलूचिस्तान, सब जगह, गिलगित में हर जगह इसके एक्ट मौजूद हैं जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के हैं। जी। तो उन पे अमल दरामद होना ज़रूरी है। हमारे तो बहुत सी चीज़ों के एक्ट मौजूद हैं, वो किताबों में ही मौजूद हैं। लेकिन एक बुनियाद तो है। अब ये रोल है सिविल सोसाइटी का, मीडिया का, इन तरह के प्रोग्रामात का, कि जिससे लोगों को अवेयरनेस पहुँचे, उनको ये पता चले हमारे राइट्स क्या हैं। यानी हमारे जो राइट्स हैं, साफ़ हवा में सांस लेना, ये हमारा राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है, ये इन्वायरमेंट का भी राइट है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इस राइट को आपके जो है वो सेफगार्ड करता है। तो हमें साफ़ पानी पीना, हर शख्स का ये हक है कि उसके नल में साफ़ पानी आए, सही फ्रेश वाटर आए, जो जिसको वो पी सके और जो है वो उसके सेहत को कोई उसका नुकसान ना हो। तो जो है ये हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है। बिल्कुल। तो ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये आपके इन राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। लोगों को अगर अपने राइट्स का पता हो तो वो फिर उसके ऊपर आवाज़ भी उठा सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। आवाज़ नहीं सिर्फ उठा सकते, वो जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल्स हैं, इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल मौजूद हैं, इसके अलहदा कोर्ट्स मौजूद हैं। तो आप जा सकते हैं उसमें, और कोई भी शख्स जो है, हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो अगर उसके कोई राइट मजरूह हो रहा है तो वो उन कोर्ट्स में जा सकते हैं और वो उन पे जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अदालत जो है वो उनके जो है वो आवाज़ सुनेंगी। तो ये चीज़ें और बहुत सारी और चीज़ें। अच्छा, एक अगर आप इजाज़त दें तो इससे पहले जो ब्यूटी प्रोडक्ट की कुछ बात हो रही थी, उसमें मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूँ आपके। जो बहुत सारी ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं और ख़ुसूसन जो रंग गोरा करने की क्रीम की आप बता रही थी, तो इसमें मर्क्यूरी का बहुत इस्तेमाल होता है। और मर्क्यूरी के इस्तेमाल की वजह से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ख़तरनाक बीमारियां हैं जो कि लोगों को हो रही हैं। उनमें उन प्रोडक्ट में एक ये ब्यूटी प्रोडक्ट भी शामिल है। और पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मिनामाटा कन्वेंशन। जापान के एक इलाका है मिनामाटा, जहाँ पर ये मर्क्यूरी का एक बड़ा सानहा हुआ था। मर्क्यूरी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे। तो उसकी वजह से जो है वो एक कन्वेंशन साइन किया गया, मिनामाटा कन्वेंशन। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है और उसमें हमारी हुकूमत इस चीज़ की पाबंद है कि मर्क्यूरी का इस्तेमाल जहाँ जिन चीज़ों में हो रहा है, जिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में मर्क्यूरी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको वो फेज़ आउट करें, उसको चेंज करें। उसके मर्क्यूरी की जगह जो है वो जो यानी नुकसानदेह केमिकल्स को हटा के और गैर नुकसानदेह यानी जो सेफ़ जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है वो राइज करे। तो ये हमारी हुकूमत इस बात की पाबंद है और उस इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत। तो ये भी एक बड़ा अहम मसला है। इसमें आम लोगों तक भी अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कहते हैं 15 मिनट में गोरी गोरी वो क्रीमें जो आती हैं कि वो ये बहुत सख्त नुकसान, या जो ब्लीचिंग एजेंट्स जिनमें हैं, मतलब वो भी जैसे ब्लीच हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे मैंग्रोव्स पे जो हमारे यहाँ हुआ करते थे, कोई दौर था कि कहते थे ये जहाँ हम आज जहाँ स्टूडियो हमारा बैठे, ये सब उन लोगों की जगह थी जहाँ पे आके हम लोग बस गए। तो हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरीके से रिकवर कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने रेलवे की ज़मीनों पे कब्जे कर लिए। तो जो ख़त्म हो गया वो तो ख़त्म हो गया, वहाँ तो हमने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, उसको तो हम नहीं कुछ कर सकते। हाँ, जो हमारे पास मैंग्रोव हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनकी कटाई ना की जाए और उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया का जो है ना वो दर्जा दे दिया जाए। और क्योंकि वो इतने इम्पॉर्टेंट है, अभी तो एक जो मैंग्रोव पार्क है उसका भी इफ्तिताह हुआ था। जी हाँ। तो ये एक अच्छी मतलब एक काविश है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट करें तो हमारे परिंदे भी मतलब उनको भी एक जगह मिलेगी। और इसके अलावा जो मैंग्रोव्स हैं वो बहुत सारे जो मरीन ऑर्गेनिज्म उसकी वहाँ हैच होते हैं, वहाँ उनकी ब्रीडिंग होती है, मछलियाँ हैं छोटी और इस तरह के क्रैब्स हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा
ये तो एक समझ लें कि जो हमारा जो लाइफ है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो साइक्लोन्स आते हैं या जो तूफान आते हैं, या समुद्री अर्बन तूफान फ्लडिंग जो होती है, हाँ, जो अब जैसे मानसून का सीज़न आ रहा है तो उसमें हमारा शहर जो है वो पानी में डूब जाता है, तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। तो ये मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सिर्फ ब्यूटी का हिस्सा नहीं है बल्कि बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा अर्बन फ्लडिंग को भी ये रोकते हैं। तो जिस तरह से दरख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैंग्रोव जो हैं ये तो मतलब छोटे साइज़ के होते हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ये मतलब और इसके अलावा ये ज़मीन की कटाई को भी रोकते हैं, क्योंकि जब पौधे नहीं होते हैं तो लैंड स्लाइडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है ना वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। जी, हम अपनी इन चीज़ों को हम विटनेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। तो हमें बेसिकली हमें एक प्रॉपर अर्बन ग्रीन प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि हम इन तमाम जो है एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर सकें और उस तरह से फिर अपनी सेटलमेंट को हम आगे लेके चलें, और जो ऑलरेडी हमारे पास सेटलमेंट हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो उनको फिर हम ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट करें। तो एनर्जी सिस्टम हमारे पास बेहतर होना चाहिए। वेस्ट की अभी हम बात कर रहे थे, तो वेस्ट मैनेजमेंट हमारे शहर का बहुत बड़ा एक इशू है। हर जगह आपको दरख्तों पे थैलियाँ लटकी हुई नजर आएंगी, ऐसा लगता है जैसे ये फल तो देती नहीं है, पत्ते तो देती नहीं है, बल्कि ये थैलियाँ इन्हीं पे उग रही हैं। सही। इसी तरह से मैंग्रोव आप वहाँ जाएं तो आपको वहाँ पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगा। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है हमारे शहर का, जिसमें भी सर ने भी बताया था कि हम इसको वेस्ट टू वेल्थ, यानी ये दुनिया जो है इससे पैसा कमा रही है और हमने इसको एक कचरे का ढेर की सूरत में हम वहाँ पे रह रहे हैं। सही। तो इससे हम बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, हम इससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जैसे सिंगापुर वगैरह, उनकी पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी वेस्ट से जनरेट हो रही है। जी। अच्छा, तो ये वाला वेस्ट हो गया। और इसके अलावा जो हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट से हम कंपोस्ट बना सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे भी हमारी जो है ना रोज़गार आएगा हमारे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये ग्रीन इकोनॉमी का हिस्सा है, ये सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, अब उस वेस्ट को हम उसकी इतनी प्रॉपर हम यूटिलाइजेशन करें कि वो सही तरीके से सही जगह पे जाए। हमें एनर्जी दे रहा है तो उस एनर्जी से हमारे चूल्हे जलेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास गैस की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग शुरू से होती थी, अब गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर सकते हैं। और डेंजरस वो कितने हैं? हाँ, डेंजरस कितने हैं? जैसे आपके घर में एक छोटा बॉम्ब पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब मैनेज नहीं हो रहा है तो हमें इस तरह की न्यूज़ मिलती है हर जगह पे कि अगर उसको प्रॉपरली नहीं रखा गया है तो आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा और है। उसी के ऊपर बर्नर लगा हुआ है ना, उसी के ऊपर सिलेंडर के ऊपर ही बर्नर लगा हुआ है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इसकी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल ज़रूरत तो है, हम उसके बगैर रह तो नहीं सकते ना। खाना पकाना तो खाना तो पकेगा ना, गैस नहीं है तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो हमें चाहिए ना। तो उसके लिए लोगों को पता होना चाहिए कि आपने किस तरह उसको सेफली यूज़ करना है। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। नाज़रीन, अगरि को नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी मोटी था अचूं। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी हाज़िर आहियूं ऐं जेको आहे सो अर्बन फॉरेस्ट पाण ठाहे ज़रूरु वठंदासीं, कुझु न कुझु वे आउट कढंदासीं। चवंदा आहिनि न, जॾहिं तमामु घणी ऊंधाई वधी वेंदी आहे त सम्झो सोझिरो बि अचण वारो हूंदो आहे। त हाणे हद खां वधीक जॾहिं पाण ई इन माहौल खां परेशान थियण लॻंदासीं त हिन मां निकिरण जा रस्ता बि पाण खे ॻोल्हणा पवंदा। डॉक्टर साहब पाण सां गॾु आहिनि, डॉक्टर वकार। डॉक्टर साहब, कुछ टाइम पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे मसूद लोहार साहब की कोई वीडियो देखी थी। उन्होंने एक स्ट्रॉ बताए थे कि जो भी मैंग्रोव्स में ही कोई एक प्लांट है ऐसा जिसको हम स्ट्रॉ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इसको इंडस्ट्री के तौर पे लाया जा सकता है, जिससे ज़ाहिर प्लास्टिक के स्ट्रॉ तो हमारे इन्वायरमेंटल उसमें इश्यूज़ में ही आ रहे हैं ना, जितना हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। आप इस तरह की चीज़ें कितनी सजेस्ट करते हैं कि हम अपने, या इस तरह की चीज़ें और जगहों पे भी ग्रो की जा सकती हैं मैंग्रोव्स के जंगलात के अलावा? बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस वक्त जो है बायोप्लास्टिक का कॉन्सेप्ट एक आ रहा है।
बायोप्लास्टिक वो है जो आप प्लांट ओरिजिन से जो है वो कुछ प्लास्टिक का मटेरियल जैसे बना रहे हैं जो कि नुकसानदेह नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए, माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं है। जब आप उसको कहीं कचरे में डालेंगे तो वो घुल जाएगा और वो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो इसके इस तरह कराची यूनिवर्सिटी में भी एक रिसर्च हुई थी हमारे एक फूड साइंस डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने क्या किया कि बनाना से और डिफरेंट प्लांट मटेरियल से ऐसे पैकिंग मटेरियल बनाए जो जिसके अंदर आप फूड मटेरियल को पैक कर सकते हैं और वो फिर जो है वो यानी उसके कुछ लिमिट होती है, मुद्दत होती है 6 महीने या 1 साल के लिए वो सेफ वो रहते हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन का उसका जो है नेचुरल प्रोसेस होता है। तो ये दुनिया भर में इस वक्त जो है बायोप्लास्टिक्स का जो है वो अब रुझान बढ़ रहा है और जो है वो प्लांट ओरिजिन से जो है उसको निकाल रहे हैं। तो ऐसे कई प्रोडक्ट जो है वो हम भी बना सकते हैं। पाकिस्तान में भी इस पे काम जो है वो कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया। तो इन चीज़ों को ज़रूरत इस बात की है कि इंडस्ट्री जो है वो एकेडमिया के साथ मिलकर इन चीज़ों को ऐसे वायबल प्रोजेक्ट करे जिससे वो चीज़ इंडस्ट्री में आए, और इंडस्ट्री में एक दफ़ा चीज़ आएगी तो फिर वो चीज़ जो है वो फिर लोगों तक पहुँचेगी, उसका फ़ायदा होगा फिर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने तकरीबन स्टूडेंट आपके डिपार्टमेंट में अभी हालिया पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन 200 से ऊपर स्टूडेंट जो है वो हमारे अभी ज़ैर तालीम है इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। और ये भी बताता चलूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो पाकिस्तान में सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो एनवायरनमेंट के फील्ड में जो है वो हमारे ये इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव फील्ड भी है स्टूडेंट्स के लिए। ये भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो पास होने से पहले ही तकरीबन सारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं जॉब से लग जाते हैं। इंडस्ट्री में इस वक्त एनवायरनमेंट की बहुत डिमांड है, कंसल्टेंसीज़ में बहुत डिमांड है, NGOs इस वक्त बहुत काम कर रही हैं फंडिंग बेतहाशा एनवायरनमेंट के जो है वो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के जो है वो सेक्टर में बेतहाशा इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ जितने आते हैं वो पास आउट होने से पहले जॉब पे भी माशाल्लाह लग जाते हैं। तो ये बड़ी एक ल्यूक्रेटिव फील्ड है स्टूडेंट के लिए। और ये कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई अपने कैरियर का इंतखाब कर रहा है, कोई स्टूडेंट जैसे कि इंटरमीडिएट या A लेवल्स उसने कर लिया तो वो हमारे यहाँ साइंस में अगर उसने किया है इंटरमीडिएट या A लेवल्स तो हमारे यहाँ जो है एडमिशन ले सकते हैं। जी। अच्छा, पास आउट आपने कहा अभी ये 200 हैं पास आउट, ज़रा हर दफ़ा इतने ही होते होंगे, तो आपको लगता है कि उतने लोग जाके उतना सर्व कर पा रहे हैं इस शहर को जितने लोग आ रहे हैं एनवायरमेंटल? और मेरे ख्याल से जब इतनी खेप आ रही है तो दिख तो नहीं रहा शहर में कहीं भी उनका काम। देखिए मैं आपको बताऊं कि 200+ स्टूडेंट जो इस वक्त हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं वो 4 सालों में एनरोल्ड हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आप ऑन एवरेज निकाल लें तो शायद 40-50 पर ईयर जो है वो हमारे पास एक लॉट मौजूद है। हर साल अच्छे खासे बच्चे पास होते हैं हमारे यहाँ से भी और दीगर यूनिवर्सिटी से भी। लेकिन देखिए एक चीज़ ये है कि इंडस्ट्री में इस वक्त जो एक आम चलन है वो ये कि वो फॉर्मेलिटी, अभी हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट की कंप्लायंस है ना वो सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए मौजूद हैं। कुछ इंडस्ट्रीज वाकई में अपने जो है वो काम कर रहे हैं, जैसे बाज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो वाकई जो है वो सही तरह से, या बाज़ ऐसे ओनर्स हैं जो कि इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हैं, वो चाहते हैं कि उनकी इंडस्ट्री से लोगों को, आम लोगों को नुकसान ना पहुँचे, माहौल को नुकसान ना हो, तो वो इन्वायरमेंट की कंप्लायंस वाकई सही मानों में कर रहे हैं। अक्सरियत आप देखिए कि लोग ऐसे जो कि कागजी कार्रवाई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, फ़ाइलों का पेट भरने के लिए वो इन्वायरमेंट की कंप्लायंस करते हैं लेकिन रियल में नहीं करते। अच्छा, इसमें अगेन मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसको रोल प्ले करना चाहिए कि जब वो देख रहे हैं कि इस तरह से तबाही फैल रही है, इतना ख़तरनाक धुआं आ रहा है, लोगों के जो है नुकसान पहुँचा रहा है, या जहरीला पानी समुंदर में या हमारी नदियों में जा रहा है, तो वो उसको जो है उसको चैलेंज करें, उसके खिलाफ कोर्ट में आए हैं, उसके खिलाफ ट्राइब्यूनल्स हैं मौजूद हैं, EPA मौजूद है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी मौजूद है। तो सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो हमारे यहाँ है, इसी तरह से दीगर प्रोविंसेस में उनकी अपनी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, तो उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वो इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो फोकस करें। तो ये सिविल सोसाइटी का काम है या NGOs का भी काम है, और इसकी अवेयरनेस जो है वो इसी तरह से हमारे मीडिया के थ्रू। NGOs आपको लगता है इस पे काम करने के लिए बनी हुई हमारे शहर में, जो कि काफ़ी NGOs काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ
जो है वो वाक़तन अच्छे सही काम भी कर रहे हैं। और लेकिन ये कि मैं इस सेक्टर में अभी बहुत काम होना बाकी है। अभी बहुत बड़ा खला है, ओपन ग्राउंड है, जो कि जो भी इसमें आएगा तो उसको कवर कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे हमारे पास अभी भी ओपन स्पेस मौजूद हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे हम ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं। तो उसको किस तरीके से बनाएंगे आप लोगों के साथ मिलके? जी जी बिल्कुल, वो यही है कि आप जो है वो प्लांटेशन की कैंपेन्स कर सकते हैं। सिर्फ प्लांटेशन से नहीं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कितना पार्ट प्ले कर सकते हैं इसमें? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम इसको कोर्स का हिस्सा बना दें तो फिर ये फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे हम थीसिस में कुछ चीज़ें लाजमी रख दें, रिटर्न तो उन्होंने सबमिट कराना है, लेकिन उनको कोई एक एरिया भी दे दिया जाए कि आपका थीसिस ये है, आपने इसको आबाद करके देना है। तो ऐसे जी जी वॉलंटियर वर्क हम देते हैं, हमने उसको मैंडेटरी रखा हुआ है, तो वो बच्चे वो काम मतलब उनको करना ज़रूरी होता है, सही, जिसमें प्लांटेशन भी एक उसका पार्ट है। तो क्या इतना दिख तो नहीं रहा शहर में? मतलब वो वॉलंटियरली वर्क भी अगर कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, जैसे एक एक जो भी एक स्टूडेंट है उसका कोई कहाँ ही वो रहता होगा, उसका कोई मोहल्ला होगा, इसको कोई यूनिवर्सिटी मॉनिटर करती है कि वो अपने मोहल्ले में जो चीज़ पढ़ रहे हैं कितना वहाँ जाके उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं या वो उस चीज़ को जो है ना प्रैक्टिस में ला रहे हैं? दरअसल हमारा जो बुनियादी तौर पे हमारा जो काम है वो ये कि हम ऐसी वर्कफोर्स तैयार करें जो कि इंडस्ट्री या आपकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एकेडमिया है उनके लिए जो है ना हम ह्यूमन रिसोर्स तैयार करते हैं। हमारा जो मेन फोकस है ह्यूमन रिसोर्स। इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी और एजेंसीज मौजूद हैं जो कि एजेंसीज हैं या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन पे उनका रोल बनता है। तो हमारा काम है ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड एजुकेटेड क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करें, और फिर दूसरी एजेंसीज का काम है कि वो फिर उसको, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कि वो उसको फिर उनका इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंटेशन करें। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस बारे में? लोग मोस्टली जॉब को फोकस करते हैं कि हमें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, इन्वायरमेंटल किसी डिपार्टमेंट में, मोस्टली इसी को फोकस कर रहे हैं। हाँ, असल में ये हमारा बहुत ही पुराना एक माइंडसेट है कि आपने अपनी डिग्री करनी है और उसके बाद जॉब करनी है, लेकिन अब ये माइंडसेट चेंज हो रहा है और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको चेंज करें। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, और स्पेशली ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी आपने अपना बिजनेस खुद लॉन्च करना है। सही। और बीइंग एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हमें एक ऐसा बिजनेस लॉन्च करना है कि जिसमें हम ग्रीन प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है ना, जैसे अभी आपने बात की थी कि मैंग्रोव से वो जो स्ट्रॉ होते हैं, जी जी हाँ, तो अब शहर में तो वो मैंग्रोव नहीं है ना, वो तो कोस्टल एरिया पे है। तो शहर में हमारे पास पपीते के दरख्त हैं, उसकी जो शाख होती है वो अंदर से होल होता है, तो उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है स्ट्रॉ के तौर से। और इस तरह से कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने जो स्ट्रॉज हैं वो अपनी बायोडिग्रेडेबल बनाई हैं। जी जी, तो इस तरह के बहुत सारे काम बेबी हैं। बैम्बू को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बैम्बू को भी इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके का वो गोल सा होता है ना, तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कंपोस्ट बना रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेस हैं जो अभी स्टार्टअप हुए हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है, और इंटरनेशनल भी फंडिंग आती है जिसको हम अवेल कर सकते हैं, जैसे हम ऐसा जो ग्रीन बिजनेस अपना स्टार्ट करें। सही। खुद हम इनिशिएटिव लेते हैं, बच्चों को बताते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक एज अ सब्जेक्ट भी HEC ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसमें हमें बताने की ज़रूरत है कि अब आपने नौकरी करने वाला नहीं बनना, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। तो हमें बिजनेस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी इकोनॉमी फिर ऊपर जाएगी। वरना अदरवाइज़ हम वही वाली बात है कि सर्वेंट प्रोड्यूस करेंगे और हम मतलब मांगने वाले बनेंगे और देने वाले नहीं बनेंगे। तो अब हमें देने वाला बनना है, और इसके लिए हमें बहुत, हम खुद भी काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा काम है कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करना, तो सिखाना हमारा काम है, और बाकी फिर उनको एम्पावर करना। ज़ाहिर है उसमें गवर्नमेंट का भी एक अपना रोल होना चाहिए, और मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं उनका भी अपना रोल होना चाहिए, जैसे NGOs हैं और दूसरे फलाही इदारे हैं, वो भी एम्पावर कर रहे हैं लोगों को जॉब देने के लिए, उनको बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको बाकायदा उनको गाइडलाइन दी जाती हैं। हम एज ए टीचर उनको बताते हैं, और फिर दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको बाकायदा बताया जाता है कि आपको किस तरह से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, और स्मॉल लेवल पे आप स्टार्ट करें ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो। और आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है सोशल मीडिया कितना वायरल हो गया। बिल्कुल, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको
कोई शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका किराया देने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सीख भी रहे हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। जैसे आप ऑफर कर सकते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्रीन, आपके घर में कोई ग्रीन स्पेस क्रिएट करके दे सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके की चीजें अगर हम लाएं, लोग ऑफर करें तो लोग फ्री में तो बिल्कुल करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। अच्छा, आप क्या समझती हैं डॉक्टर साहिबा कि किस तरीके से यूथ को इसमें निकलना चाहिए और काम करना चाहिए? अच्छा, इन्होंने जैसे बात करी अभी डॉक्टर साहिबा ने, उसको मैं थोड़ा सा आगे और इसी बात पे कंटिन्यू करना चाहूँगी। यूनिवर्सिटी में रिसर्चेस जो हो रही हैं वो कॉम्पिटिशन्स तक रुक जाती हैं जी। उनको अवार्ड चाहिए, अवार्ड मिल जाता है, उसके आगे वो रिसर्च आगे बढ़ती ही नहीं सही। है। वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, वो प्रोडक्ट भी कैसे बन रही है बताना चाहूँगी। जो आजकल AI यूज़ हो रहा है, प्रॉपर लिटरेचर रिसर्च नहीं हो रही सही। उन प्रोडक्ट्स पे जो बनाई जा रही हैं। वो इस AI के जरिए एक नॉर्मल फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स अगर विन कर भी लेते हैं तो बस वो वहाँ खत्म, अवार्ड मिल गया, प्राइज मिल गया, अब वो आगे कमर्शलाइजेशन पे नहीं जा पा रहे। सही। उसकी भी 2-3 वजूहात हैं। मेन ये है कि उनको उस चीज़ की फंडिंग नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं कर पा रही होती प्रॉपर तरीके से और फंडिंग नहीं मिल रही। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स, ये डिफरेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स आई हुई हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर उनको फंडिंग प्रोवाइड कर दें और अपने साथ कोलैबोरेशन में वर्किंग करवाएं तो वो चीज़ आगे बढ़ सकती है। एक ये तरीका भी है। बाकी दूसरा फंडिंग, क्योंकि ज़ाहिर एक प्रॉपर बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है जब आपके पास एक नॉर्मल अमाउंट तो होनी चाहिए। सही। एक नॉर्मल प्रोडक्ट अगर वो बना रहे हैं कंपटीशन विन करने तक इसलिए रह जाता है क्योंकि ज़ाहिर है पैसे नहीं है, तो वो आगे कैसे उस चीज़ को लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को इस चीज़ में ब्लेम किया जा रहा होता है, लेकिन उनके पीछे जो स्टोरी है वो यही है कि उनको प्रॉपर्ली गाइडेंस नहीं मिल रही। तो गाइड कैसे करना है, HEC आजकल यही चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही, कमर्शलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि आगे किस तरीके से कमर्शलाइज। हमदर्द यूनिवर्सिटी भी बेसिकली मैं एकेडमिया से मेरा ताल्लुक है, तो वो भी कमर्शलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, उनकी लेबॉर्ट्रीज भी हैं। तो स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ में बहुत प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर फंडिंग्स को बढ़ा दिया जाए स्टूडेंट्स को, नॉर्मली अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ पे, तो वो काफ़ी उनके अंदर टैलेंट है यूथ के अंदर, वो आगे बढ़ सकती है। सही। अच्छा, आप खुद शामिल हुई किसी शजरकारी मुहिम में कभी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ भी ग्रीन प्लांटेशन की जो है वो ड्राइव्स वगैरह की जा रही होती हैं ऑर्गेनाइज, और नॉर्मली इस तरह की प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जा रहे होते हैं। लेकिन स्टूडेंट का वही इशू है ना कि जब तक वो करवाए जा रहे हैं अवार्ड तक, और वो कैंपेन्स जिस टाइम तक होती हैं वहीं तक वो रुक जाती हैं, आगे वो बढ़ नहीं पाती। तो आगे बढ़ाने के लिए असल में काम करना है उनको। सही, बिल्कुल जी। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? सबको मिलके काम करना चाहिए, एक साथ सोचना चाहिए इस बारे में। ये बहुत सीरियस मैटर है। जी बिल्कुल। हम आप भी तो शहर से ओपन बाहर स्पेस जाते में हैं। रहती हैं ना, आप फ्लैट में नहीं रहती। आपने कितना अपने अंदर घर में कौन कौन से फ्रूट्स के, आजकल तो जो है ना किचन गार्डन का बहुत रिवाज है, और अगर स्पेस नहीं है तो गमलों में भी लोग उगा रहे हैं। कुछ आपने प्रैक्टिस की अपने घर में? थोड़े बहुत बनाए हैं, लेकिन तरबेला में मैंने पूरी गैलरी बनाई थी वहाँ पर। तरबेला में नहीं है, चैलेंज यहाँ पे और ज्यादा यहाँ है पर कि बहुत हमें यहाँ ज्यादा काम है, करना हर है। जगह है वहाँ पर। जी। शहर से बाहर निकलते हैं सब जगह है, लेकिन कराची में कहीं पे भी नहीं है। तो कराची में हमें अपने घरों में शुरू करना पड़ेगा। आप कहती है ना आपका घर ऐसे खुला है, आप फ्लैट में नहीं रह सकती। खुले घर वालों पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो रही है कि उन्होंने वहाँ कुछ ना कुछ उगाना है, तो वो ही जो है ना आगे चल के बड़ा कोई दरख्त बन सकता है, जो कि आपके सहन में तो होगा लेकिन साया आपके सहन से बाहर भी देगा। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। मैंग्रोव्स के हमारे जो भी क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़, मैंने कहा थोड़ा आपकी नॉलेज से हम भी मुस्तफ़ीद हों इस हवाले से कि आपके बारे में सुना है कि आपकी ज़्यादा रिसर्च इसी पे है मैंग्रोव्स वगैरह के हवाले से। तो कितना अब जो है ना मैंग्रोव्स हमारे यहाँ से जा चुके हैं या जो हैं, जो बनाए गए हैं जो फॉरेस्ट अब मैंग्रोव्स के, तो इससे ज़्यादा और काम हो सकता है या होना चाहिए? जी, ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो हम शहरी इलाकों में देखें तो यहाँ मैंग्रोव जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों में एब्सेंट हुए हैं। लेकिन जो हमारे इंडस डेल्टा का जो इलाके हैं जैसे केटी बंदर, शाह बंदर, इस तरफ जो है वो सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी प्लांटेशन की है। तो वहाँ पर जो है वो प्लांटेशन जो है वो बढ़ी है और वहाँ पर मैंग्रोव का एरिया भी ग्रो हो रहा है। अभी हमने रिसेंटली एक जो है वो रिसर्च कंडक्ट की है इसी हवाले से, और हमने देखा कि किस तरह से मैंग्रोव के एरिया में गुज़िश्ता 10 या 20 सालों में क्या चेंजेस आई हैं, किस तरह से वो एरिया जो है वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ, और वो इंशाल्लाह पब्लिकेशन में है, वो बहुत जल्द पब्लिश भी हो जाएगा। तो इसमें यह है कि जो हमारे इंडस डेल्टा में सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने काफ़ी प्लांटेशन की है, उन पर प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट किए, मेगा प्रोजेक्ट्स किए, और काफ़ी हद तक जो है वो मैंग्रोव की रिवाइवल जो है वहाँ पर हुई है और अभी भी हो रही है, और आगे भी खासा पोटेंशियल है कि वो चूँकि जब आप कहीं प्लांटेशन करते हैं तो उसको कई साल तक उसकी हिफाजत करनी पड़ती है ताकि वो बड़े हों प्लांट्स, और उसका बेनिफिट तब हासिल होता है।
तो वो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में जो है ये इंडस डेल्टा में हमें खासे मैंग्रोव के जो रिवाइवल नज़र आएगा। और वो अभी भी इस वक्त भी वो पॉजिटिव साइन की तरफ है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं जैसे कराची के अतराफ में जो हमारे कोस्टल बेल्ट है, यहाँ पर खासे मैंग्रोव जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। हाउसिंग स्कीम्स, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, फेज 8 में कितना होता था और सब चला गया कहीं। जी, तो इस तरीके से जो है वो काफ़ी जो है मैंग्रोव का नुकसान हुआ है हमारे शहरी इलाकों में, कराची के अतराफ में खासकर। और उससे कराची शहर को बड़ा फ़ायदा था, क्योंकि जो हमारे जैसे कि अभी मैडम ने जिक्र किया कि वो मैंग्रोव जो हमें एक तो ये कि मौसम को बेहतर मॉडरेट करते हैं, शदीद गर्मी की जो वो उसकी शिद्दत है उसको बैलेंस करते हैं मैंग्रोव्स, क्योंकि हरियाली है, दरख्त हैं और वो आपके टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे जो समुद्री तूफ़ान हैं, साइक्लोन है, सुनामी है, उससे जो है प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल एरिया को। तो एक जब ये सुनामी जो आया था 2004 में जो सुनामी आया, यहाँ आप देखिए कि बर्मा यानी जो कि म्यांमार है वो और थाईलैंड दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिस बिल्कुल उनका साहिली पट्टी कनेक्ट होती है आपस में। तो अब जैसे जैसे पाकिस्तान और इंडिया आप समझें कि साहिली पट्टी कनेक्ट हो रही है, ऐसी वहाँ पर उनकी भी कनेक्टेड है। तो थाईलैंड में जो है वो सुनामी से 10,000 अमवात हुई थी, 10,000 डेथ हुई थी, और बर्मा में सिर्फ 61 डेथ हुई। तो उसकी वजह क्या थी कि उनका जो कोस्टल एरिया था वो पूरा मैंग्रोव से प्रोटेक्टेड था, जबकि थाईलैंड में उन्होंने जो है वो अपने मैंग्रोव काट के वहाँ पर होटल्स बना दिए, बिल्डिंगें बना दी, और वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत बूस्ट दिया। लेकिन हुआ क्या, जब एक समुंदर की लहर ने आके जो है वो न सिर्फ हज़ारों लोगों की जान ले ली, बल्कि जो है वो अरबों डॉलर का इमलाक का भी नुकसान हुआ। तो ये होता है नेचर के साथ खेलने का, ये नतीजा होता है। तो ये चीज़ हम भी अपने यहाँ पर कर रहे हैं, और अल्लाह ना करे कभी हमारे यहाँ ऐसा हो, लेकिन हम उसको दावत तो दे रहे हैं कि इसी चीज़ को हम जो है वो। मसूद लोहार साहब की बातों ने तो बहुत डराया है, जो उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ दोबारा रिवाइव होगा, नेचर अपनी तरफ लौटेगा तो फिर बहुत बुरा। अब हमारे यहाँ भी तो ये प्रैक्टिस शुरू हो गई है, जो आप थाईलैंड की बात कर रहे थे कि हमारी साहिली पट्टी पे कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा जो है ना शुरू हो चुकी हैं, और बड़े बड़े इस ज़मीन पे क्या इतने बड़े प्लाजा बन सकते हैं जितने बने बिल्कुल साहिल पे? ये इंजीनियरिंग वाले से ही बता सकते हैं कि वो जगह के उसको वो इतना लोड बेयर हो सकता है उस जगह पे या नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो साहिली इलाके होती हैं वहाँ सॉइल ज़्यादा फ्रेजाइल होती है जी, और वो जो है उसका एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वेट वो बेयर नहीं कर सकती। सही। तो ये तो फिर कोई इंजीनियर सही बता सकता है जो कि वो उस जगह के हिसाब से सही है नहीं। लेकिन जनरली ये देखा गया कि समुंदर के साहिल पे जो है ना वो हमेशा जो। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊं कि जितने तो समुद्री तूफान आ रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो समुंदर के जो तूफान हैं, साइक्लोन हैं या हरिकेन हैं, ये सब हीट वेव्स हैं, इनके अंदर जो है ना ये इस पे इजाफा हो रहा है। तो ये जो हमारे समुद्री जो आफात हैं ये इसमें काफ़ी तेज़ी से जो है वो इजाफा हो रहा है, और ये इसका वजह क्लाइमेट चेंज है। सही। क्योंकि ओशन के साथ ज़्यादा जो है वो गर्मी, हीट बढ़ रही है। बिल्कुल। और ये जो चीज़ें हैं साइक्लोन वगैरह, ये हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म है। सही। तो समुंदर जो है ना वो हीट अपनी रिलीज करता है इन चीज़ों के जरिए, हरिकेन, साइक्लोन, इनके जरिए जो है वो हीट रिलीज करता है। तो ये आपका जो है वो आने वाले वक्तों में जो हमारे समुंदर से जो है वो तूफ़ानों की शिद्दत में, उसकी फ्रीक्वेंसी में जो है वो इजाफा होगा, यानी अब ज़्यादा तूफ़ान आएंगे और ज़्यादा शदीद होंगे। तो ये चीज़ जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो है वो कोस्टल एरिया को जो है वो मैंग्रोव से प्रोटेक्ट करें, ताकि उसकी शिद्दत से हम बचें। जी बिल्कुल। सुनामी के बाद जो है वो मलेशिया ने एक बहुत बड़ा एक इक़दाम किया था कि उन्होंने अपनी पूरी कोस्टल बेल्ट को जो है वो मैंग्रोव से कवर करने का एक प्लान बनाया था, और वो काफ़ी हद तक अब इसमें कामयाब भी हो गए कि उन्होंने पूरे कोस्टल बेल्ट जो है वो उसको जो है वो मैंग्रोव से कवर कर रहे हैं। और वो इलाके जो कि ओपन सी है, मैंग्रोव ज़्यादातर बैक वाटर में ज़्यादा ग्रो होते हैं, लेकिन ओपन सी में भी उन्होंने इस तरह से कुछ इंजीनियरिंग जो है वो मॉडिफिकेशंस की हैं, जिसके ज़रिए फिर अब वो ओपन एरिया में भी वो मैंग्रोव को ग्रो कर रहे हैं। ज़बरदस्त। उसकी एक ट्रेनिंग हुई थी, जो मैं वहाँ पर गया था, मलेशिया के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ने ये ट्रेनिंग करवाई थी। तो उन्होंने बाकायदा सारी टेक्निक सिखाई कि किस तरह से वो ओपन कोस्ट पे भी जो है वो मैंग्रोव ग्रो कर रहे हैं,
और फिर वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ताकि कोई दोबारा कोई सुनामी आए तो उनकी पॉपुलेशन प्रोटेक्ट बिल्कुल, हो। वाकई में हमें सीखना, हमें भी इस तरह की हमें किसी भी मुसीबत सीखना से सीखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कोई शॉर्ट मैसेज दे दीजिए जल्दी समझाने वाले। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क का, क्योंकि हम टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल हैं जो कि इससे अफेक्टेड हैं, मुतासर हैं। और जैसा ग्लोबल वार्मिंग और ये अब एल नीनो की शक्ल अख्तियार कर चुका है, यानी कि इतना वर्स्ट हो गया है। पहले एल नीनो जो था वो आपको साउथ अमेरिका वहाँ पे नज़र आता था, अब कराची में और हमारे पूरे सिंध में, बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब हमें प्लांटेशन की तरफ जाना पड़ेगा और इसको हमें फ़र्ज़ समझना चाहिए। फ़र्ज़ समझना चाहिए, बहुत अच्छी बात चाहिए। आपने की। डॉक्टर साहब आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है कि अपने एनवायरनमेंट से अपने रिश्ता बरकरार रखें, अपने आसपास जो है अपने माहौल को बेहतर करें, उससे हमारे ऊपर अच्छे असरात आएंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को तकलीफ ना दें। सही। अगर आप कचरा जला रहे हैं या आप कोई चीज़ अगर कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्री अगर जहरीला पानी फेंक रही है, जहरीला जो है वो केमिकल्स जो है वो पानी में बहा रही है, तो उसका असरात फिर आप पे कभी ना कभी रिटर्न होंगे और आपकी वजह से अगर दूसरों को अपने आप को बचाएं। बस आप भी सोचें, आप अपने आप को बचाएं दूसरों के। जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? घर में अच्छे अच्छे किचन गार्डन बनाए, पौधे उगाएं। आप कोई मैसेज देना मैं ये चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगी कि पहले मेडिसिन्स को, सेल्फ मेडिकेशंस को यूज़ करने से पहले नेचर से मोहब्बत करें, नेचर से ट्रीट करने की कोशिश करें, डायरेक्ट मेडिकेशंस पे ना आए। जितना सेल्फ हील कर सकते हैं हेल्दी डाइट के ज़रिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ज़रिए, तो वो खुद से उससे कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर है। डायरेक्ट मेडिसिन्स को ना लें और लेबल को पहले पढ़ लें मेडिसिन के, फिर उसको यूज़ किया जाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे मैसेज आप सबकी तरफ से आए। जी नाज़रीन, वञण जो टाइम अची पहुतो आहे। मोहब्बत नेचर आहे, मोहब्बत करण इंसान जे नेचर में हूंदी आहे। नेचर सां मोहब्बत करे वठूं त शायद पाण सभु बची वेंदासीं। फ़िलहाल इजाज़त ॾियो, सुभाणे वरी गॾु हूंदासीं, सदाईं गॾु। Baby,